Welcome to the fifth lecture for the subject structure analysis. So let's recall what we have done in the last class. Okay. So basically okay. So basically we started indeterminacy. Okay. So what are determinate structures? So ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके आप सारे रिएक्शंस सिर्फ इक्विलिब्रियम की मदद से कैलकुलेट कर पाएँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं. और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जिन्हें आप जिनके रिएक्शंस या और भी सॉरी हाँ, तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या है? जब आप इनके रिएक्शंस को सिर्फ इक्विलिब्रियम की मदद से सॉल्व ना कर पाएँ, तब आप उसको इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम इक्वेशन इनसफिशिएंट हो जाए. ओके. देन हमने देखा कि जो इनडिटर्मिनेसी है बेसिकली दो तरीके से होती है ना? स्टैटिक एंड किनेमैटिक. देन जो स्टैटिक होती है वो फर्दर दो टाइप की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल. ओके. तो जो नेक्स्ट हमने देखा था कि इनडिटर्मिनेसी की जो आपको डिग्री कैलकुलेट करनी होती है, उस डिग्री की वैल्यू क्या होती है? एक्स्ट्रा जो अननोन होते हैं अदर देन इक्विलिब्रियम से, है ना? ये सिंपल मीनिंग था. तो फिर हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. ओके. देन यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था बीम्स के लिए, और यहाँ पे हमने बीम के लिए कुछ दो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी. ओके. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो बीम के एक दो एग्जांपल और देखते हैं, है ना? तो लेट्स से कि आपकी बीम कुछ इस तरीके से है. लेट्स से बीम आपकी कुछ इस तरीके से है. यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, एक सपोर्ट कुछ ऐसा लगा हुआ है. आपको क्या करना है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना है. ओके. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो चूँकि बीम पे कोई लोड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये एक जनरल केस है. इसका मतलब क्या है? किसी भी तरीके का लोड आप इस पे लगा सकते हैं. ओके. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. इट इज़ वेरी इजी. So student should be very quick. हार्डली 30 सेकेंड लगने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए. बट लेट्स सी हियर. ये पहला सपोर्ट क्या है आपका? फिक्स सपोर्ट है. तो फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन होते हैं. एक वर्टिकल, ये वाला, देन एक हॉरिजॉन्टल, और एक क्या है आपका? मोमेंट. सिमिलरली यहाँ भी 3 होंगे. ओके. देन ये क्या है आपका? हिंज सपोर्ट है. सो दिस इज
एक यहाँ आएगा और ये इस पॉइंट पे एक और हॉरिजॉन्टल एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और आ रहा होगा। देन यहाँ पे क्या होगा, एक रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन आ रहा होगा, वो वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये आपके रिएक्शंस हैं। तो कैलकुलेट करिए SI या DSI, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। लेट्स राइट दिस DSI को हम DS लिख रहे हैं। दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। बीम्स के लिए इंटरनल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। हमने लास्ट क्लास में नोट में लिखा था। सो ये 0। ये क्या होता है, R-S। R का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, रिएक्शन। सो काउंट द रिएक्शन। 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9। सो ये R की वैल्यू कितनी हो गई, 9। कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, 3 होते हैं, है ना। समेशन ऑफ Fx 0, समेशन ऑफ Fy 0, समेशन ऑफ मोमेंट 0। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, 6। तो इसका जो DSI है ये वो क्या है, 6 है। तो बहुत ही सिंपल था। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत फास्टली इसे कैलकुलेट करना चाहिए। लेट्स राइट वन मोर एग्जाम्पल। ओके, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको, कभी कभी वो बीम ड्रॉ नहीं करते हैं, कभी कभी इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इस तरीके से वो बीम ड्रॉ कर देते हैं। और लेट्स से हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। ओके, इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। तो देख के घबराना नहीं है या परेशान नहीं होना है कि क्या है ये, है ना। असल में ये क्या है, ये एक बीम ही है, लेकिन बीम में सपोर्ट की जगह वो उनके रिएक्शन दिखा रहे हैं, है ना। सपोर्ट नहीं लगा रहे हैं, सपोर्ट का एक्चुअल जो फोर्सेस है उन्हीं को शो कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। DS क्या है आपका, DI + DE। DI बीम के लिए 0 होता है। DE क्या होगा, R-S। R का मतलब क्या है, रिएक्शंस। तो कितने रिएक्शन है आपके पास, 1 2 3। ओके, तो आपके रिएक्शन कितने हो गए, 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास कितने हैं, है ना, 3 इक्वेशन होते हैं। ओके, आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अगेन अगर आप सेम क्वेश्चन को, है ना, सेम क्वेश्चन में एक चेंज ले आओ, क्या करो, लोडिंग भी दिखा दो, है ना। अगर आप इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया है, लेटर से यहाँ पे 20 किलो न्यूटन लगाया है ना, लोड शो कर दिया है। कहने का मतलब है ये एक
जनरल केस नहीं है, ये क्या है, स्पेसिफिक केस है जिसमें आपको लोडिंग बताई गई है। इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डी क्या है, इंटरनल बीम के लिए हमेशा 0, आर माइनस एस। रिएक्शन कितने आपके 3 हैं, आर ए आर सी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, दिस इज बी, ओके। सो रिएक्शंस आपके कितने हैं, 1 2 3, ये आपने लिख दिया है। देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं आपके पास, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन से होते हैं, ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। तो इन 3 में से असल में ये वाला जो आपका इक्वेशन है ना, ये क्या है, यहाँ पे नहीं एक्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, तो ये क्या आ गया आपका 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं ना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा या थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि हालांकि आप ने जो अभी सॉल्व किया और आंसर क्या निकाला, 1 निकाला, और ऊपर आंसर क्या निकाला, 0 निकाला, लेकिन आपने ये जो भी आपने कैलकुलेट किया, ये अभी तक आपको पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब है कि अगर इस बीम में आप एक इस तरीके का लोड लगा दें, है ना, इस तरीके का लोड लगा दें या इस तरीके का लोड लगा दें, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लोड लगा दें, तो क्या होगा, उसे रेजिस्ट करने वाला कोई भी रिएक्शन है नहीं, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा लोड लगा दें तो उसे रेजिस्ट करने वाला कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बीम को कोई रेजिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, बीम भाग जाएगी अपनी जगह छोड़ के, मूव कर जाएगी, है ना। जैसे ही आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, क्या होगा, ये जो बीम है ये ऐसे ऐसे मूव करने लगेगी, और ऐसी बीम तो आप कभी बनाओगे नहीं जो क्या हो, मूव करे, क्योंकि बीम को स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा लोड आप नहीं लगा सकते, है ना। इसका ये भी मतलब है कि अगर ऐसा लोड आप नहीं लगा रहे हो, और हालांकि ये देखने से लगता है कि ये जनरल केस है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, जनरल केस नहीं है ना। ये थोड़ा समझदारी वाली बात है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने यहाँ पे 3 लिखा है, ये 3 गलत है ना। यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, है ना, अगर ये स्टेबल स्ट्रक्चर है तो ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर आपको स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना है तो ये आपका क्या होना चाहिए, लेट मी कि ये जो क्या है आपका गलत है ना। इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना है, ये बस मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप बात को समझें, है ना। असल में यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ये क्या है, करेक्ट है ना।
क्यों करेक्ट है? क्योंकि अज्यूम किया है हमने, है ना, दैट बीम इज स्टेबल। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बीम स्टेबल नहीं होती है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन जनरली कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये करेक्ट है। और ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोड नहीं दिखाया गया है तो आप इसको 3 लिख दें, ये गलती नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या है आपका बीम के लिए। तो किसी भी तरीके की बीम के लिए आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ओके, ये आपका फर्स्ट था बीम, है ना। ये क्या था, बीम्स के लिए आप कैलकुलेट करना सीख रहे थे। थोड़ा मैं इसका ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेम्स की। तो क्या होते हैं फ्रेम्स? फ्रेम्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर having combination of beam and columns, है ना। और फ्रेम्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, है ना, इतना सफिशिएंट है आई थिंक। तो ये आपके फ्रेम्स क्या होते हैं, बेसिकली इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। यहाँ पे कोई भी एक सपोर्ट है, इस तरीके के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपके फ्रेम्स होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट देम कि जब फ्रेम स्ट्रक्चर्स हो तब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, यहीं पे मैं कुछ और आपको पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें इंटरनल जो आपकी इंडिटरमिनेसी होती है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी is not always 0। ज़रूरी नहीं है कि वो 0 होगा, जैसे बीम में हमेशा 0 होता था, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। सो लेट अस से ये एक कोई सा फ्रेम है ना, कोई सा एक फ्रेम है, ये भी क्या है, एक फ्रेम ही है, बड़ा सा फ्रेम हमने बना लिया। इस तरीके के बीम को यूजुअली पोर्टल फ्रेम कहा जाता है, बस नाम दे दिया है, बेसिकली है फ्रेम ही। सो दीज आर कॉल्ड पोर्टल फ्रेम्स। इस तरीके की अगर आपको फ्रेम दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि भैया क्या करिए, आप कैलकुलेट करिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, है ना।
तो कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम बीम की तरह, DSI प्लस D एक्सटर्नल। तो DI कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, है ना, जैसे सॉरी, अगर आप फ्रेम को किसी भी एक, लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे मैं दूसरी जगह डायग्राम बना लेता, तो अगर आप फ्रेम को देखेंगे और फ्रेम पे क्या करेंगे, ऐसा कुछ सेक्शन काटेंगे, एक एक्स सेक्शन काटेंगे, है ना, तो असल में आपको क्या दिखेगा कि ये जो फ्रेम है, जैसा कि बीम में कहा गया था, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है ना, कि अगर आप फ्रेम को काट के देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक एक्सियल फोर्स दिखेगा तीनों जगह पे, यहाँ पे एक शियर फोर्स दिखेगा, है ना, एक क्या दिखेगा आपको, एक्सियल फोर्सेस, एक नहीं मतलब हर जगह पे, ओके, और क्या दिखेगा आपको, शियर फोर्स दिखेगा, और क्या दिखेगा आपको, बेंडिंग मोमेंट भी दिखेगा, ओके, और क्या दिखेगा, एक बेंडिंग मोमेंट भी दिखेगा, ओके। तो ये तीन चीज़ें उसकी इंटरनल फोर्सेस, ओके। तो अगर आपको यहाँ पे इन तीन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, इन तीन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है ना, तो अगर आप इस छोटे से ब्लॉक को देखें, है ना, इस छोटे से ब्लॉक को देखें, तो यहाँ पे टोटल क्या है, तीन ये हैं, तीन ये हैं, टोटल 6 हैं, है ना, टोटल जो आपके अननोन है एक ब्लॉक में, वन बॉक्स में कितने हैं, 6 अननोन है, है ना, ये दो ये सॉरी, हाँ मतलब ये और ये, टोटल 6 अननोन। और जब आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, है ना, इक्वेशन आपके पास कितने हैं, 3। इसका मतलब क्या है कि हर एक बॉक्स में, है ना, हर एक बॉक्स हैव 6 minus 3 which is 3 degree of DI। हर एक बॉक्स में क्या है, 3 है ना, तो है ना, आप बात समझ गए होंगे आई गेस। यहाँ पे हमने क्या किया है, R माइनस एस किया है, ये क्या है आपका R है, इधर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपका R है, ये क्या है S। तो इंटरनल में भी आप सेम कर रहे हैं, ये अंदर का क्या हो रहा है उसकी बातें हैं। तो हर एक बॉक्स में क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे आप कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं, अगर आपको इंटरनल निकालना है तो असल में आपको कंसेप्ट के लिए याद रखना चाहिए कि हर एक बॉक्स में क्या है, इसे मैं 3C लिख देता हूँ, इंटरनल, है ना,
प्लस डी ई। सी को क्या बोलते हैं आप, एक लूप बोलते हैं या नंबर ऑफ लूप समझ लीजिए आप। लूप का मतलब क्या है, बॉक्स, है ना। तो हर एक बॉक्स में क्या है, आपने देखा कि 3 डिग्री है। तो असल में आपको क्या करना है, बस काउंट कर लेना है कि कितने बॉक्स हैं या कितने लूप हैं। तो अब मैं बेसिकली लूप वर्ड यूज़ करूँगा, बॉक्स यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ देखेंगे ये एक बॉक्स है, क्या ये एक लूप है, एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक लूप, टोटल 4 लूप है ना। और हर एक बॉक्स में कितनी डिग्री है, हर एक बॉक्स में कितनी है, 3 है, जो आपने क्या यहाँ पे समझा है बात को। तो 4 बॉक्स में कितना होगा, 12, इसलिए 3 टाइम्स ऑफ सी लिखा है हमने कि जितने बॉक्स है हर बॉक्स में 3-3 है ना। टोटल बॉक्स कितने हैं, 4 है, तो 3 × 4। डी कैसे निकालते हैं, R - S। टोटल R यहाँ पे देख लीजिए, फिक्स सपोर्ट है, तो 3 रिएक्शन, एक ये रोलर सपोर्ट है, एक रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट है, दोबारा से 3 रिएक्शन, है ना। तो टोटल आपके कितने रिएक्शन हो गए, 3, 1 4, 4 3 7। तो यहाँ पे आप यहाँ लिखिए R की वैल्यू कितनी होगी, 7। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं आपके पास, 3। तो ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, 16। तो ये आपका DS। आई होप आप बात समझ गए होंगे। बेसिकली ये आपका क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये वाला पोर्शन आपका कंसेप्ट है ना। सो ये एक एग्जांपल हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप भूलें नहीं बाद में। ये क्या है, ये ही पोर्शन क्या है आपका कंसेप्ट, है ना। तो नोट के तौर पे लिख सकते हैं, नोट क्या है आपका, 1 लूप हैव 3 degree of DI in frames। तो अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से क्या है, फ्रेम्स में DSI कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। let's take other question. Okay, let's solve other question. Okay, let us say कि ये आपका कुछ इस तरीके का फ्रेम है, और लेट्स से ये एक कैंटिलीवर निकला हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है, सेम, आपको क्या करना है, DS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करेंगे। देखिए असल में ये सब फॉर्मूले नहीं है ना, ये सब फॉर्मूले नहीं है, ये सब अंडरस्टैंडिंग है ना। क्यों 3C लिख रहे हैं हम, क्यों R - S लिख रहे हैं, ये सब सिंपल मीनिंग है इनका। ये कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं है कि याद कर लेना है और उसके पीछे सोचना नहीं है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो क्या है, आपको DS कैलकुलेट करना है। DS क्या होता है, DI + DE। DI क्या होता है, 3C + DE क्या होता है, R - S।
कितने लूप्स हैं, कितने क्लोज्ड लूप हैं? तो असल में एक भी नहीं है। ये क्या है? क्लोज नहीं है। ये क्या है? क्लोज नहीं है। ये क्या है? क्लोज नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? एक ये क्लोज था, ये भी क्लोज था, ये भी क्लोज था। यहाँ पे क्या है? लूप बन नहीं रहा है, बॉक्स बन नहीं रहा है ना, बॉक्स कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सी की वैल्यू कितनी है? 0 है। देन आर की बात करें आप, तो फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन, 1 2 और ये किसी डायरेक्शन में, ये रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट में फिर से 3 रिएक्शन। तो टोटल आर यानी रिएक्शन कितने हो गए? 3 1 4 3 7। ओके, तो ये कितने हो गए? 7। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हो गए जनरल केस से? 3। ये कितना हो गया? 4। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रेम में बहुत आसानी से डीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसे और कॉम्प्लिकेट करते हैं। देन यहाँ पे लिखेंगे रिलीज स्ट्रक्चर इन beams and frames। तो रिलीज स्ट्रक्चर क्या होते हैं? रिलीज स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो आपके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हम यूज़ कर रहे हैं। रिलीज स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है? इंटरनल हिंज। है ना, ये एक रिलीज स्ट्रक्चर है। इसकी तरह बहुत सारे रिलीज स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो इंटरनल हिंज क्या होता है ना, तो इसके बारे में कुछ जानना। लेटर से ये एक कोई बीम है, तो इसका सिंबल जो इंटरनल हिंज है, इसका सिंबल ये कुछ इस तरीके से दे दें। इस सिंबल को आप क्या बोलते हैं? इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज का मतलब क्या होता है ना। सेकंड पॉइंट आप समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे तो ये जो इंटरनल हिंज है, ये इंटरनल सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट हमेशा क्या होता है? ग्राउंड से टच में होता है, या वो एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है, रिएक्शन देता है। लेकिन इंटरनल हिंज क्या है? सपोर्ट नहीं है। इट इज, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड with hinge support। हिंज सपोर्ट अलग है और इंटरनल हिंज क्या है? अलग है। इंटरनल हिंज का मतलब क्या है कि अगर कोई बीम है जिस पे यहाँ पे इंटरनल हिंज है ना, तो ये जो क्या है, ये इस पॉइंट के अबाउट मूव कर सकता है या रोटेट कर सकता है ना। अगर आप इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है? घूम सकता है। लेकिन बीम एक्चुअल में आप देखोगे बीम घूमता नहीं है ना, क्योंकि आप इंटरनल हिंज, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि आप इंटरनल हिंज अपने घरों में नहीं लगाते। तो ये क्या है? ऐसा घूम सकता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे बीम कैन
rotate about internal hinge के अबाउट घूम सकता है आपका स्ट्रक्चर, है ना, घूम सकता है, गोल गोल घूम सकता है वहाँ पे। अगर आप देखेंगे कभी, इसका एग्जाम्पल आपको इधर ब्रिजेस पे मिलता है। ब्रिजेस हैव इंटरनल हिंज। अगर आप देखेंगे, अगर आप ऐसे ब्रिज पे जा रहे होगे कभी, आप ध्यान दोगे तो जब आप देखोगे कोई गाड़ी ऐसे चल के जाती है और क्या होता है, बीच में कुछ ऐसा गैप सा रहता है ना। आपके ये पटना में भी अवेलेबल है ना, ऐसा कुछ होता है। तो जैसे यहाँ से गाड़ी निकलती है, आप देखोगे कि ये जो स्लैब है ना ब्रिज की, ये थोड़ी ऊपर नीचे होती है ना। तो ये भी एक तरीके का रिलीज स्ट्रक्चर है ना। तो ऐसे ही कुछ ब्रिज ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसी सुविधा दी जाती है कि वो यहाँ क्या करें, रोटेट कर सके या अपने एक पॉइंट के अबाउट ऐसे मूव कर सके, ऐसा ये जो है रोटेशन पॉसिबल हो जिसमें, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरनल हिंज लगा है, लेट अस से कि पॉइंट सी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी बीम घूम जा रही है ना। आप देखेंगे कि अगर आपका थोड़ा बात समझेंगे कि अगर आपकी बीम है ना, और अगर आप बीम को घुमाना चाहो तो आपकी बीम पे क्या करो, आप ऐसे कुछ इस पे इस तरीके से करो तो आपकी जो बीम है ये कुछ इस तरीके से बैंड होती है। सिंपल वाली बीम जो है आपकी कुछ ऐसे घूम जाती है ना। तो ये बीम क्या है, आपकी बैंडिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, बैंडिंग इन बीम। एवरीवेयर, हर जगह क्या है, बीम आपकी घूम रही है। लेकिन अगर आप क्या करो, इंटरनल हिंज लगा दो, अगर आप बीम पे क्या करो, है ना, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज लगा दो और फिर दोबारा से क्या करो, मोमेंट लगाओ, दोबारा से क्या करो, मोमेंट लगाओ, तो आप देखोगे कि बीम आपकी किस तरीके से होगी, इस तरीके से हो जाएगी, है ना, इस तरीके से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, इंटरनल हिंज है, ये उस पॉइंट के अबाउट क्या है, मुड़ जा रहा है। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है सी, है ना, तो बीम के ऊपर क्या है, बैंडिंग। इसमें आप देखोगे यहाँ पे भी कहीं बैंड नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ही है। यहाँ पे क्या था, कर्व था, है ना। क्यों? क्योंकि बैंड हो रहा था। तो यहाँ पे बैंडिंग नहीं हो रही है ना। बहुत सारे स्ट्रक्चर में बैंडिंग होगी, लेकिन क्या है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या इस पर्टिकुलर पी में बैंडिंग नहीं हो रही है ना। ये कुछ इस तरीके से घूम सकता है ना। ये आप थोड़ा बात समझेंगे। ओके, सो इसका मतलब ये भी है कि है ना। अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। लेटर से थोड़ा बड़ा सा बीम बनाते हैं, है ना, कोई बड़ी सी बीम बनाते हैं। और क्या है, यहाँ पे एक
स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं, या यहाँ पे एक सपोर्ट लगा देते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 6 पॉइंट से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। लेट्स से कि यहाँ भी एक आप इस तरीके से सपोर्ट लगा देते हैं और इसके ऊपर लेटस से आप यूडीएल लगा देते हैं, है ना। और लेटस से कि यहाँ पे क्या है, एक इंटरनल हिंज आप अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो जैसे ही इंटरनल हिंज आप अप्लाई करेंगे, है ना, इंटरनल हिंज अप्लाई करेंगे तो ये बीम कैसे बेंड हो, ये बीम को आप थोड़ा इमेजिन करिए, इमेजिन करने का ये काम है ना। तो आप देखोगे ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगी, है ना। डायग्राम में थोड़ा इशू है, ये थोड़ा इस तरीके से बैंड। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा है, और यहाँ पे क्या है, ये बाकी जो पोर्शन क्या है, कर्व है ना। तो बैंड ऐसा नहीं है कि ये थ्रू आउट पूरा सीधा होगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट इंट्रोड्यूस हो जाएगी जहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग नहीं होगा, पॉइंट सी पे बेंडिंग नहीं होगा। बाकी चीज़ का हमें पता नहीं, बाकी जगह ज़रूरी नहीं है कि ये बेंडिंग ज़ीरो, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे कि इस पॉइंट सिर्फ पॉइंट सी के ऊपर बेंडिंग नहीं, ये इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नो बेंडिंग एट पॉइंट सी, है ना। पॉइंट सी के ऊपर कोई बेंडिंग नहीं है, इसका मतलब है। अगर आप इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना चाहो तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पॉइंट सी के ऊपर समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिख सकते हो। इसका इस चीज़ को मैथमेटिक्स में आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये आप समझ लीजिए, है ना, क्योंकि पॉइंट सी के ऊपर बेंडिंग नहीं है कि इंटरनल हिंज के ऊपर बेंड नहीं होता, है ना। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नो बेंडिंग occurs at internal hinge, which means we can form an extra equation at internal hinge। एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आप लिख पा रहे हैं, कौन सा इक्वेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए यहाँ पे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है, अगर इंटरनल हिंज नहीं होता तो आप ये इक्वेशन नहीं लिख पाते, है ना। तो इतनी चीज़ें क्या हैं इंटरनल हिंज के बारे में, है ना।
इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके ओके, सो थोड़ा एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो लेट्स से लेट्स से कोई आपकी ऐसी एक कोई बीम है और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज लगा हुआ है। आपको बोला गया है कि ds की वैल्यू कैलकुलेट करें। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, ds इज इक्वल टू di प्लस de। di क्या है ना, बीम है, बीम के लिए हमेशा 0 होता है। ये क्या होता है, r माइनस s। ओके, तो कितने r की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। तो r की वैल्यू कितनी है, 6। ओके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं आपके, 3 अवेलेबल हैं, सो 3 है ना। तो ये क्या हो गया, आंसर आता आपका 3। देखिए एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये आंसर कब आता, जब इंटरनल हिंज नहीं लगा होता। लेकिन अभी तो क्या है, एक इंटरनल हिंज भी लगा हुआ है ना। इसका मतलब है जो आपने पीछे सीखा कि इंटरनल हिंज के ऊपर आप एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी कि कौन कौन से इक्वेशन लिख सकते हैं आप, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये 3 तो आप लिख ही सकते हैं, है ना। समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट p इज 0। साथ में आप क्या कर सकते हैं, एक चौथा इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं। लेट अस से कि ये पॉइंट c है। तो ये क्या है, अब आप s देखेंगे कि s की वैल्यू ये 3 नहीं है, साथ में एक एक्स्ट्रा इक्वेशन भी आ रहा है। और s का मतलब क्या है कि कितने इक्वेशन है हमारे पास, जो जनरली हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही होता। इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ रहा है ना, कौन सा, ये। तो आपको क्या कर देना है, एक ये 3 ना हो कि क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो मैं इस 4 को इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, है ना। या फिर मैं थोड़ा इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया आपका 2। तो अब क्या हो गया, आपका इनडिटर्मिनेसी चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, बस आपको ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन को आपने मॉडिफाई कर दी, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल समझने की कोशिश करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, असल में ये जो ds है की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर निकालना है आपको, ds विथ इंटरनल हिंज निकालना है, या इस चीज़ को हम बाद में कवर कर लेंगे, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप किसी भी फ्रेम्स के लिए बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी बीम के लिए। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक फ्रेम। नाउ लेट अस से कि ये एक फ्रेम है, लेट अस से ये एक फ्रेम है।
है ना। आपको क्या करना है, ds निकालना है। एक इंटरनल हिंज लगा हुआ है यहाँ पे, एक इंटरनल हिंज कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। सेम प्रोसीजर आपको यूज़ करना है। अच्छा, थोड़ा मैं इसे और थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, है ना। लेटर से इस पॉइंट का नाम C है। तो इसके लिए मैं आपको कैलकुलेट करते हैं। सो ds क्या होगा आपका, di प्लस de। ओके, पहले कैलकुलेट करते हैं कि सिंपल, कि अभी मान लीजिए हिंज नहीं है, तो ये di कैसे निकालते हैं आप, 3c, d कैसे निकालते हैं आप, r माइनस s। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने लूप है हमारे पास, एक लूप, दो लूप, है ना, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, तो दो लूप है हमारे पास। ओके, सो 3 × 2, कितने रिएक्शंस हैं हमारे पास, फिक्स सपोर्ट है तो 3 रिएक्शन, 1 2 और 3। हिंज सपोर्ट तो 2 रिएक्शन, 1 और 2। तो हमारे पास R कितने हो गए, 3 + 2 5। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हो गए, 3। 6 + 2 हो गया ये 8। तो ये इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एक्चुअल में तो क्या है, यहाँ पे इंटरनल हिंज भी लगा हुआ है, उसको भी आपने कंसीडर नहीं किया है ना, आपने कंसीडर नहीं किया। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा और समझने की चीज़ है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सॉरी आप इक्वेशन कौन, यहाँ पे पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, 6 + 2 8, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये आपने कैसे कैलकुलेट किया, विदाउट इंटरनल हिंज। आपने अभी तक इसमें क्या है, इंटरनल हिंज का यूज़ नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में तो इंटरनल हिंज प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको कंसीडर करना चाहिए, है ना। आप किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ, असल में एक शॉर्टकट डेवलप कर रहा हूँ, है ना। अब मान लीजिए कि आप सेम चीज़ को दोबारा से देखें कि अगर आप इसी में ds कैलकुलेट करें तो ये कैसे होता, di + de सेम 3c + r माइनस s। लूप कितने हैं हमारे पास, 3 × 2। रिएक्शन हमारे पास कितने हैं, 3 + 2 5। हमारे पास इक्वेशंस कितने हैं, है ना, इक्वेशन कितने हैं, तो 3 इक्वेशन इक्विलिब्रियम के हैं, है ना। 3 इक्वेशन क्या हैं, इक्विलिब्रियम के। ओके, और इंटरनल हिंज के प्रेजेंट होने से आप असल में देखेंगे तो आपको एक इक्वेशन इस तरीके से मिलेगा, समेशन ऑफ c = 0, है ना। आपको इस तरीके से मिलेगा। एक इक्वेशन तो ये सिंपल मिल गया, है ना। लेकिन असल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस अवेलेबल होंगे, है ना। कैसे, ये जो इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन आपको असल में अवेलेबल होंगे, है ना। एक आपको अवेलेबल होगा फ्रॉम, लेट्स से कि इस पॉइंट, इस सपोर्ट का नाम A है, इस सपोर्ट का नाम B है,
तो असल में आपके पास इक्वेशन कितने अवेलेबल होंगे? ये फ्रॉम ए की तरफ से आप इक्वेशन लिख सकते हैं और बी की तरफ से भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो 2 इक्वेशन असल में अवेलेबल होंगे, है ना। ना यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी असल में 2 इक्वेशन अवेलेबल होंगे, है ना। बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? ओके, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि असल में आप देखेंगे कि ये जो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन, जो 2 इक्वेशन है ना, असल में आप देखोगे कि ये जो जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट है, इसमें इस वाले बीम के लिए भी क्या है आपका, इस वाले पोर्शन के लिए भी क्या है, 0 है, समेशन ऑफ मोमेंट 0, इधर से भी 0 है और ये तीनों साइड से 0 है। और इक्वेशन आप कितने लिख रहे हो? 2, है ना। असल में आप 3 इक्वेशन लिख सकते हो, सॉरी, असल में आप 3 इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन उन 3 में से असल में ये जो एक इक्वेशन है, ये क्या है, एक आर्बिटरी पॉइंट P है ना। तो इसमें एक C ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या था कि एक इक्वेशन ऐसा और लिखना चाहिए हमको, लेकिन ये जो आर्बिटरी पॉइंट में C भी आ सकता है, तो असल में इसके अंदर ही ये एक इक्वेशन है ना। तो ये उसके अंदर छुपा हुआ है। और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे असल में 3 इक्वेशन होने चाहिए, है ना। ये ए बी मैं मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इससे। तो ये 3 इक्वेशन होने चाहिए, लेकिन आउट ऑफ दीज 3, है ना, इन 3 में से एक इक्वेशन इसके अंदर ही आ गया है ना, कि एक बार बीम में, एक बार इस बीम में, एक बार इस बीम में, एक बार इस बीम में, है ना। इस तरीके का मतलब है। तो असल में आप देखेंगे तो आपको 2 इक्वेशन आप यूज़ कर पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये एक इक्वेशन तो ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है। तो एक ही चीज़ को आप 2 बार तो काउंट कर नहीं सकते, है ना। तो ये थोड़ा आप समझेंगे कि हमारे पास कितने इक्वेशन हैं। 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन हैं इस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए, है ना। 2 ही इक्वेशन एक्स्ट्रा है ना। फ्रेम आप 3 कर सकते हैं, लेकिन एक क्या है, इसके अंदर छुपा हुआ है ना। तो आप देखेंगे तो ये क्या होगा, एस -3, है ना। और ये 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन जो है, इसको आप क्या करेंगे, -2, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 6, ये 0, तो ये क्या हो गया आपका 6। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे सीखने वाली या ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या है, असल में क्या है, ये इंटरनल हिंज 3 मेंबर से कनेक्टेड थे और इक्वेशन कितने बना पाए आप, 2। यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनल हिंज क्या है, 2 पोर्शन से कनेक्टेड है, 1 और 2, और इक्वेशन आप कितने बना पाए, 1, है ना। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो इसको मैं नोट में लिख देता हूँ। नोट में लिख देता हूँ कि इफ internal hinge is connected with M
है ना, m मेंबर्स, या फिर थोड़ा और मैं चेंज कर देता हूँ, विथ गामा मेंबर्स। मतलब गामा क्या है, नंबर है। देन एक्स्ट्रा जो हमारे पास इक्वेशन हम बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं भैया, 3 से कनेक्ट था, 1 2 3 से कनेक्ट था तो 2 इक्वेशन है ना। जब 2 से कनेक्ट था, है ना, जब 2 से कनेक्ट था तो 1 इक्वेशन। अगर गामा से कनेक्ट होगा तो कितने इक्वेशन, गामा -1 इक्वेशन। एंड एक्स्ट्रा इक्वेशन will be gamma -1, है ना, गामा -1 इक्वेशन अवेलेबल हो, है ना। तो अगर आप बात समझ गए हैं ये बात को, है ना, तो आप इसके हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है कि ds आपको कैलकुलेट करना है विथ इंटरनल हिंज। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कुछ मत करिए, क्या करिए, ds कैलकुलेट करिए विदाउट हिंज। विदाउट इंटरनल हिंज कैलकुलेट कर दीजिए, और क्या करिए उसमें से माइनस कर दीजिए कितना, इतना। कहने का मतलब है इतना, जनरल बात करेंगे आप, तो आप माइनस कर दीजिए उसमें क्या, गामा -1 को माइनस। ये हमने फॉर्मूला बना लिया, है ना। हालांकि फॉर्मूले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि ये फॉर्मूला हमने कैसे डेवलप कर लिया है ना। अब ये फॉर्मूला आपको बहुत चीज़ों को आसान कर देगा। कैसे आसान कर देगा, ये हमने इसको क्या कर लिया, इसको फॉर्मूला बना दिया है, हमने डराइव कर लिया एक हिसाब से। तो आप इसको ट्राई करके देखते हैं किसी क्वेश्चन में, है ना। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ इंटरनल हिंज। जब आपने इंटरनल हिंज के साथ कैलकुलेट किया था, जो कि करेक्ट आंसर है, ये तो क्या है, हमने ऐसे ही समझने के लिए किया था। तो लेट्स से कि एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, है ना। ये एक इस तरीके से एक आपका पोर्टल है ना। लेट अस से यहाँ पे एक इंटरनल हिंज लगा है, एक ही हिंज लगाते हैं यहाँ पे, इस तरीके से लगा हुआ है। आपसे क्या बोल रहे हैं कि भैया ds की वैल्यू आप कैलकुलेट करें। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ds क्या होता है आपका, di प्लस de, di क्या होता है 3c, ये क्या होता है r माइनस s, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको क्या कर देना है, चूँकि इसमें इंटरनल हिंज है तो आपको क्या कर देना है, अगर आप इंटरनल हिंज है तो आपको क्या करना है, बिना हिंज के कैलकुलेट कर लीजिए और उसमें गामा -1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको गामा -1 और लगा देना है ना। तो ds कैलकुलेट करिए, 3 इंटू c का मतलब क्या है, लूप, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप। तो c कितना हो गया आपका 3, r कितना होगा आपका, हिंज सपोर्ट है 2, फिक्स सपोर्ट है 3, तो आपके रिएक्शन कितने हो गए, 2 और 3 5। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं 3, साथ में गामा कितना है आपका, गामा का मतलब कितने मेंबर कनेक्टेड हैं इंटरनल हिंज से, तो 1
2 और 3 कनेक्टेड, तो गामा कितना हो गया, 3 हो गया। सो दिस इज 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 11 माइनस 2, दिस इज 9, सो दिस इज 9, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। अगर आप है ना, आई होप आप समझ गए हैं, है ना। एक एग्जांपल और करते हैं, लास्ट एग्जांपल। ओके, सो लेट्स से कि ये एक फ्रेम है ना। एक कुछ भी इमेजिनरी फ्रेम हम बना लेते हैं, है ना। लेट से ये इतनी बड़ी सी फ्रेम है और इसमें बहुत सारे हम इंटरनल हिंज लगा देते हैं। लेट से एक इंटरनल हिंज यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरीके से लगा देते हैं और आपसे बोलते हैं कि भैया ds की वैल्यू कैलकुलेट करिए, है ना। अब इससे कठिन तो कुछ हो नहीं सकता, तो लेट्स ट्राई टू राइट di प्लस de 3c प्लस r माइनस s। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। नाउ कितने लूप्स अवेलेबल हैं, कितने सी की वैल्यू कितनी है, कितने लूप्स हैं हमारे पास, 1 क्लोज लूप, 2 क्लोज लूप, 3 क्लोज लूप, 4 क्लोज लूप, 5 क्लोज लूप। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। रिएक्शन हमारे पास कितने हैं, 2 प्लस 3 5, 5 3 8, 8 और 3 11, सो 11। देन एस कितना है आपका, 3, सॉरी। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है, ये कैसे कैलकुलेट किया, इसमें अभी तक आपने हिंज का आपने इफ़ेक्ट इन्वॉल्व नहीं किया है, और जो कि आपको करना है ना। सो क्या है, गामा माइनस 1। तो कितने मेंबर से हिंज कनेक्टेड है देखेंगे आप। ये वाला हिंज 2 मेंबर से कनेक्टेड है। ओके, देन ये वाला हिंज है फर्दर 2 मेंबर से कनेक्टेड है। तो आपको जो गामा माइनस 1 लिखा है आपने, हर एक हिंज के लिए आपको लिखना चाहिए, है ना। लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो हर एक हिंज के लिए आपको लिखना है। तो ये क्या है, ए के लिए आप लिख लेंगे गामा ए के लिए, फिर आप गामा बी के लिए आप लिख सकते हैं, या बी पॉइंट के लिए लिख सकते हैं। फिर आप सिमिलरली, या मैं यहाँ पे इनको हटा देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, है ना। फिर गामा माइनस 1 आपको सी पॉइंट के लिए लिखना है। फिर आपको गामा माइनस 1 डी पॉइंट के लिए लिखना है, गामा माइनस 1 ई पॉइंट के लिए लिखना है ना। तो आप देखेंगे जो आपका पॉइंट ए है ना, ए पे कितने मेंबर से हिंज कनेक्टेड है, 1 2 साइड से कनेक्टेड है ना। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 1। फिर आप बी पॉइंट पे देखिए, बी पे कितने से कनेक्टेड है, 1 2 3। ओके, तो गामा की वैल्यू कितनी होगी, 3। ओके,
उसके बाद सी पॉइंट पे आप देखिए, सी पॉइंट पे कितने से कनेक्टेड है, 1 2 3 है ना। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। सो 3 माइनस 1। सिमिलरली डी पे कितने मेंबर से कनेक्टेड है, 2। सो यू कैन राइट 2 माइनस 1। देन अगेन आपका ई पे कितने से कनेक्टेड है, 3 से। सो 3 माइनस 1, ये कितना हो गया, -1 -2 -2 -1 -2। ये 15 प्लस 11 माइनस कितना हो गया, 4 8 10 11। दिस इज 15 है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फास्टली करना है ना। फास्ट कैसे कर सकते हैं आप, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या करिए, अज्यूम करिए कि कोई इंटरनल हिंज नहीं है और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अज्यूम करिए कोई इंटरनल हिंज नहीं है। कैसे कर देंगे, डी आई प्लस डी ई, ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स सी प्लस आर माइनस एस। सो 3 टाइम्स नंबर ऑफ लूप्स, तो कितने लूप्स हैं, 1 2 3 4 5। सो वी हैव 5 लूप्स। जो आपके पास रिएक्शंस हैं वो कितने हैं, 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11। सो 11। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं आपके पास, 3। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। ये हो गया 15 + 11 26 - 3 23। ओके, बस इसमें आपको क्या कर देना है, इसमें माइनस कर दीजिए, क्या, ओके, माइनस कर दीजिए वो मेंबर्स जो क्या है, एक्स्ट्रा इक्वेशन जो फॉर्म हो रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इक्वेशन आप देखेंगे कितने फॉर्म हो रहे हैं, 1। क्यों 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मेंबर से कनेक्टेड है, तो गामा -1 कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 1, यहाँ पे 2, टोटल हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया, 2, टोटल हो गया 5, यहाँ पे 1 हो गया 6, यहाँ पे फिर से 2, तो हो गया कितना, 8। तो एक्चुअल में आप क्या करिए, यहाँ पे डायरेक्टली 8 को माइनस कर दीजिए, है ना। एंड 23 - 8 इज 15। ओके, तो दिस इज फॉर द रफ। एक्चुअल में मैंने इस फॉर्मूला का यूज़ किया है, ये वाला, जस्ट फॉर दी गुड ऑब्जेक्टिव पर्पस। आप देखेंगे गेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार इंडिटर्मिनेसी से क्वेश्चन आता है। सो यू कैन आंसर ऑल ऑफ देम यूजिंग दिस कंसेप्ट, और काफ़ी कम टाइम में आप उन्हें आंसर कर सकते हैं, है ना। इंजीनियरिंग सर्विसेज में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इंडिटर्मिनेसी से, सो यू कैन आंसर देम। ओके, so I hope it is sufficient for today. We will continue in the next